अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाउ इज इट अ गुड मॉर्निंग? ये भी एक सोचने वाली बात है। वैसे अब मॉर्निंग्स तो ऐसी ही है, मेरा ख्याल है गुड इसमें आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको होपफुल होना होता है, लेकिन कल जो हमने देखा है मुल्क में होते हुए, वैसे एवरी डे वी से द सेम थिंग बिकॉज एक बहुत बड़ी पार्टी जिसको हम लिटरली इन फ्रंट ऑफ आवर आईज क्रम्बल होते हुए देख रहे हैं, लिटरली ऐसा ही हो रहा है। Which seriously had so much still very much there, कोई इस तरह ऐसी बात नहीं है कि खत्म हो गई है। had so much potential और नौजवानों की तमाम उम्मीदों का मरकज़ ये रहनुमा और ये पार्टी थी, लेकिन किस तरह से, और इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि अपनी ही गलतियों की बिना पर और अपनी ही गलतियों के बायस आज इस हालत में ये पार्टी और ये रहनुमा पहुंच गए हैं। अगर सबको साथ लेकर कभी चलने की कोशिश करते, इस मुल्क में बसने वाले दूसरे लीडरान और उनके वोटर्स सपोर्टर्स को भी इंसान समझते, उनको जाहिल जाहिल कहकर डिस ना करते और यकजहती की बात करते, इत्तेहाद की बात करते, सब मिलकर मुल्क को तरक्की की नई राह पर गामजन करने की कोशिश करते, तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। मतलब जितनी उम्मीदें थी वो हमने ओवर द इयर्स देखा है कि वो बिल्कुल फ्लफ होती गई। अच्छा, उन लोगों का क्या करना है? एक चीज़, आप बड़ी चीज़ों को एक रीजनिंग दे रहे हैं। आई थिंक दो चीज़ें, एक होता है ह्यूब्रिस, एक वर्ड है, और एक होता है एरोगेंस। जब आपके अंदर वो आ जाए ना, बेशक आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी करते हो ज़िंदगी में, तो उसकी एक तरह से उसकी पकड़ हो ही जाती है। When you are too arrogant and you believe that you are better than the rest, वो जो फीलिंग है ना, जो इंसान को खुद ही एक समझना स्टार्ट हो जाए कि हम जी बाकियों से बेहतर हैं, वो ज़्यादा देर चलती नहीं है चीज़। आई थिंक ये एक एलिमेंट बड़ा नजर आया है। जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस थे वो भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात देखिए, ये एक रात की कहानी नहीं है या एक शाम की कहानी नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये चीज़ या इंटाइटलमेंट डेवलप की गई, दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब वो वज़ीर आज़म हाउस के गेट पर पहुंच गए थे और वहां खड़े हुए इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान 2014 के धरनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहते थे कि हमें इजाज़त नहीं है इस क्राउड को डिसमेंटल करने की, ये चाहे जाएँ PTV पर हमला कर दें, नशरियात बंद कर दें, तो वो इंटाइटलमेंट वहीं से अखज़ की ना, क्योंकि वो दी गई थी। जब वो कहते थे इमरान खान सब कंटेनर पर खड़े होकर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 4 हल्कों की बात पे, जो बाद में बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, हमारा मामला सारा सेटल कर दिया कि बस एम्पायर की उंगली उठे और ये घर चले गए, इस्तीफ़ा दे दें, और मौजूदा सदर और उस वक्त के इस साबिक वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि PTV पर हमला कर दिया, अच्छा नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे, ये सब कुछ करने दिया गया था, वरना उस तभी तो ये इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। होता तो अब किसी की मजाल भी ना होती कि कोई हमले हो। मेरी बात सुनिए, जो इनके साथ हो रहा है वो तो हो रहा है, जिन्होंने इनको ये सब कुछ करने दिया और इनको सहूलतकारी फराहम की, और जो इस प्लान के मास्टरमाइंड थे, या जिन्होंने ये ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया था, जिससे आपको लगता है कि एक पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये मुल्क बेड़ा गर्क हो गया है, उनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये इतनी कोई डीप बात नहीं है कि इसमें बहुत ही गहराई में कुछ ही कोई दानिशमंद लोग समझेंगे, ये बड़ी कॉमन नॉलेज भी है, और थोड़ा सा दिमाग खोलें तो ये समझ भी आ जाती है। अरेस्ट की जहाँ बात अरेस्ट की हम बात करेंगे, लेकिन उनका क्या करना है, मुझे बताइए ना, उनका क्या करना है? जो कह रहे हैं कि इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं किसी सियासी जमात नहीं, उस पर बिल्कुल बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी इतनी नॉलेज भी नहीं है तो फिर देन यू नीड टू स्टडी। फिर देखिए, जिनकी इतनी नॉलेज नहीं होती ना, तो वो फ्यूचर के फैसलों में भी कोई अपना अमल दखल ना करें, और अभी भी जो हो रहा है उससे भी थोड़ा सा परहेज़ करें, बिकॉज अभी जो हो रहा है वो इतनी भी कोई अनहोनी बात नहीं है। इस मुल्क में बहुत कुछ होता रहा है इन द पास्ट, तो ये कह देना कि दिस इज़ सो अनप्रेसिडेंटेड, बेटा देन यू नीड टू ओपन सम हिस्ट्री बुक्स एंड रीड। अच्छा, अरेस्ट की बात हो रही है, वी नीड टू मूव ऑन, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं। तो लाहौर पुलिस ने, आपको बता दें कि साबिक मुशीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की बेटी और मारूफ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया है, और आपको पता है बहुत दिनों से शी वॉज अब्सकॉन्डिंग, इनके मैसेजेस भी आ रहे थे बहुत से, और ख़ुद भी कह रही थी कि आई विल गिव माई सेल्फ अप, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है, और उन पर जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। सम एक्चुअली वेंट एज फार एज टू से कि ये स्पेयर हेड भी कर रही थी। ये सब कुछ तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली वीडियोस वगैरह तो इनकी ट्विटर पे थी, और जिस तरह ट्विटर पे अपने ख्यालात का इजहार करती थी, आपको कभी कभी हैरानी भी होती थी, ताज्जुब भी होता था, और आप शश्तर रह जाते थे कि कहाँ से बातें आ रही हैं, ये क्या मामला है। ख्याल जो आपका है, व्हाटएवर योर ओपिनियन इज, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ज़रूर आप अपना ओपिनियन दें, बट इफ़ यू हैपन टू बी एट द प्लेस वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग,
वो होता है ना कि कभी कभार यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। खैर आप तो अपने मर्जी से ही जा रहे थे तो वो पकड़ हो जाती है, बेशक आपने कोई आग जलाई हो या ना हो। और बाय द वे इन्होंने खुद ही अब गिरफ्तारी पेश की है, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक उमर चीमा साहब की स्टोरी भी थी ना, द न्यूज़ में कल शाया हुई भी थी, और तमाम इनकी तलाश का मामला उन्होंने तफसील से लिखा हुआ था, जिसमें ओन चौधरी साहब की तरदीद भी सामने आ गई कि उन्होंने तो कोई कोशिश नहीं की। और उनका काफी बड़ा बीच में उमर चीमा के ज़राए के मुताबिक उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। ओन चौधरी कह रहे हैं वी हैव टू गिव बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, तो उन्होंने कहा मैंने कोई कोशिश नहीं की, उमर चीमा के ज़राए के मुताबिक कोशिश की गई थी। फिर मैं सोच रहा था, उमर चीमा से ही बात हो रही थी मेरी भी, और देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था। उन्होंने कहा जी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और एक और सरकारी ओहदे पर भी आजकल फाइज हैं, जो कि ये सारे वो लोग हैं जिन्हें लिटरली सुबह शाम खतीजा शाह गालियाँ देती थी, लेकिन वो भी इनको बचाने के लिए आया और उनकी गारंटी पे कि शायद हाथ हौला रखा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी के बगैर कोई चारा नहीं है। शी इज परहैप्स वन ऑफ दोज जो कि वैसे इन अदर सर्कल्स बहुत ऑब्वियसली शी इज अ वेरी वेल नोन रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर ऑफ पाकिस्तान। दुनिया इनको जानती है, बिल्कुल, और दुनिया इनको जानती है जहाँ जहाँ फैशन सर्कल्स में आपको पता है पाकिस्तानी कपड़े जो हैं वो पसंद किए जाते हैं, तो शी इज़ अ वेरी वेल नोन नेम दैट वे। आपको ये भी बताते हैं कि खदीजा शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा, और बाकी तो ऑफ कोर्स एज इट हैपेंस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इकबाल टाउन CIA में पेश हुई। हुआ ये था कि और भी स्टोरी है। हाँ, तारिक रहीम साहब के घर का ज़रा ताक़ुब कर रहे थे, एक गाड़ी निकली, उसमें खतीजा शाह के वालिद साहब और उनके ससुर मौजूद थे। पुलिस ने उन्होंने कहा कि आपने तो 5 बजे की गारंटी दी हुई थी, वो आई नहीं है, तो फिर आप आइए। ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं, सीरियसली ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं। फिर वहाँ से इनकी मामला जो है गिरफ्तारी तक पहुँचा या इनका सरेंडर करने तक मामला पहुँचा। उसमें भी एक सीनियर सहाफ़ी की बॉटम लाइन ये है कि सियासी तनाज़ात जो होते हैं और बहरानों में मुज़ाकरात ही पहला और आखिरी ऑप्शन होता है, मगर क्या कीजिए जी, इतना कुछ हो गया। लेकिन इमरान खान आज भी अपने मुखालफिन को सियासी हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है, और वो अगर बातचीत के लिए किसी की तरफ देखते हैं तो वो कौन है? लेकिन वो तो एस्टैब्लिशमेंट से ही हकीकी आज़ादी भी दिलाने की बातें नहीं करते, रोज बातें भी उन्हीं से करनी। नहीं, लेकिन फिर आपको पता है रोज स्टेटमेंट्स भी आते हैं, और आज तो फिर जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? खान साहब से जब आप मिलेंगे ना तो उनसे आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा जी, 12 बरस से सियासत करने वाले रहनुमा भी मुज़ाकरात ही को मौजूदा बहरान का हल समझते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो सियासतदानों को करने चाहिए। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तमाम सियासी कुव्वतों का कि आगे मुल्क को लेके कैसे जाना है, इलेक्शन से पहले एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा, बशमूल PTI के। जैसी तैसी भी वो सियासी कुव्वत है, हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम उन्हें अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, हम ही स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ही एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ये क्राइसिस ओवर होने की तरफ जाएगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। बात सारी ये है कि सानिया 9 मई के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सियासी इख्तलाफात को महाजराई की बजाय मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया, और ख़ान साहब को समझना चाहिए कि वो आज असम्बलियों में होते तो उनके अपने लोग उन्हें छोड़ कर ना जा रहे होते। शीरीन मज़ारी, बहुत से अब तो नाम हो गए, शीरीन मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान, जलील शरकपुरी भी कप्तान को खुदा हाफिज़ अब कह चुके हैं, और अब तक 26 सियासी रहनुमा PTI छोड़ चुके हैं। 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है जी, पहली 15 को मैंने गिरफ्तारी दी थी, 14 को जूम मीटिंग। टोटल हम 14-15 बंदे थे, उसमें से 8-9 मेरे ख्याल ऑफिस के थे PTI के, जो बाकी पॉलिटिशियन हम 8-9 थे, फ़ारूक हबीब, मैं, आतिफ खान, शायद असद कैसर। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी, आप जिस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं और जो आपने अपने इर्द गिर्द बंदे इकट्ठे कर लिए हैं वो आपको सही मशवरा नहीं दे रहे, बराए मेहरबानी इस स्ट्रेटजी को तर्क करें और प्योर सियासी अंदाज से जो है वो अपनी जद्दोजहद करें। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। 12 दिन अरेस्ट, रिहाई के, अबडक्शन, रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से
और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने, ईमान ने ख़ास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुज़रना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं, और ज़ाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़ी मेहनत थी, और सर्टनली आप शीरी मज़ारी साहिबा के पॉलिटिकल करियर पे बहुत से सवालात उठा सकते हैं। उनकी एफिलिएशन वो कहाँ से लाई गई, कहाँ से भिजवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो सारा मामला भी है, सबके सामने ही है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन खड़ी रही ये अपनी जमात के साथ। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो इनकी स्टेटमेंट थी उसके बाद पीछे उनकी बेटी भी खड़ी थी, ये स्टेटमेंट सुन के थोड़ा सा जो शीरीन मज़ारी को जानते हैं वो थोड़ा सा शॉक में चले गए थे, बिकॉज शी इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन टू गिव अप सो इजीली। ये तो हमने ओवर द इयर्स हम देखते हैं। अच्छा, फयाज चौहान की मैं बातें सुन रहा था और वो बहुत बोल रहे थे कि भाई प्लानिंग, प्लानिंग थी इमरान खान साहब की, और 14 को जो उन्होंने जूम मीटिंग की और उन्होंने कहा कि खबरदार जो कोई डिफेंसिव मोड में आया और मजम्मत नहीं करनी है। यही चंद दिन पहले मैं इनका एक और क्लिप, इत्तेफाक की बात है, टीवी पर लाइव सुन रहा था, और ये कह रहे थे कि मेरे पास तो वीडियोज़ हैं, पुलिस वाले खुद बम फेंक रहे हैं कोर कमांडर हाउस के बाहर। तो उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अभी सच बोल रहे हैं, या अभी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत, बाकायदा प्लानिंग के तहत हमले किए गए हमारी अस्करी तनसीबात पे, तो उस वक्त आपका क्यों ये मौक़िफ़ था? अच्छा, शुरू में आपको पता ना कि पंजाब के जब ये कल्चर मिनिस्टर और बहुत कुछ, फयाज चौहान को भी बहुत सी पोस्ट दी गई पीटीआई की तरफ से, तो तब भी हम बहुत बड़ा हमारा एक क्वेश्चन होता था कि फयाज चौहान पीटीआई ने क्यों इनको रखा है, या फिर ये वाई इज़ ही अलाउड और असिस्टेड टू गिव स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई? क्योंकि पीटीआई का एक और जब बन रहा था तो एक और उनका तर्ज था, कोई और एक स्टैचर था उस पार्टी का। फयाज चौहान बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। अब जाते जाते भी वो कह के गए हैं, तो इस बात पे तो सीमेंट हो गया है कि कैसे कैसे लोगों को पीटीआई ने रखा है। क्योंकि वो जाते हुए भी किसका पीटीआई का क्या आपके जहन में था? उम्मीद तो थी, आपके जहन में था, वो आपके जहन में उम्मीद सबको थी, लेकिन मतलब ये जो जमान का सिलसिला शुरू हुआ था, ओए इसको ये कर दो, ओए इसको फेटा लगा दो, ओए बाद में आया। पार्टी काफी अरसे से है और काफी आपको पता है कि मुल्क के लोग हैं, वी कैन नॉट डिस देम। वो उस वक्त लाइमलाइट में नहीं थे, हो सकता है हकीकत यही हो। सो वो ओए से होने वाला सफर जो है वो फवाद चौधरी और फयाज चौहान की बदजुबानी पे आकर खत्म होता था। बहुत से लोग थे, लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि एक उम्मीद थी इस पार्टी के साथ। मैं पिछले 4 सालों की बात नहीं कर रही, मैं जब से स्टार्ट हुई है उससे बात कर रही हूँ। उसके बाद जो लोग आना स्टार्ट हो गए तो डिसअपॉइंटमेंट तो थी ना। और शहबाज गिल साहब तो माशाल्लाह आज भी चूंकि बाहर चले गए हैं, इसलिए धड़ाधड़ हमारे को क्यों आप भूल रहे हैं, इदारों को गालियां दे रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज करा रहे हैं और भारतीय एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। वैसे मैं एक और वीडियो देख रहा था, हम आपको पता है वो जो शख्स, वो जो नौजवान ही कहूँगा, वो मोहम्मद एजेंसी का, ये भटके हुए नौजवान थे, इन्होंने कोर कमांडर हाउस में हमला किया। ये 80 का वो कहता है कैंप लगा के मैं बैठा हुआ था बड़े दिन से ज़मान पार्क के बाहर, और यूनिफॉर्म मिला और वर्दी पहनी और मैं वो पहन कर बाहर आया। ठीक है, तो वो वर्दी की कमीज़ तो उसके पास थी, लेकिन वो वर्दी की पतलून खान साहब के किसी अपने करीबी रिश्तेदार के पास थी, जो लिटरली मैंने भारतीय न्यूज़ पेजेस पर वो क्लिप शेयर होता हुआ और अपना सर शर्म से झुकता हुआ महसूस किया, जिसमें वो यूनिफॉर्म का इतनी बेरहमी से मजाक उड़ा रहा है, उसकी बेहुरमती कर रहा है, क्योंकि यू नो दीज थिंग्स आर वेरी सीक्रेट टू अस एज अ नेशन। जब भी कोई ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनता है तो वो फिर वो नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। वी नो दैट, बिल्कुल सही। वैसे लेकिन वो जो रिश्तेदार है, ही इज स्टिल आउट। वो उनके नेफ्यू की आप बात कर रहे हैं, एवरीबडी आई थिंक नोस कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बात बॉटम लाइन ये है कि क्या अब खान साहब राजी होंगे कि बातचीत की जाए, कोई निगोसिएशन हो, कोई मुज़ाकरात हो? वरना अभी देखिए, केस इन पॉइंट अगर आप स्टडी देखें तो इस वक्त जो पीडीएम है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को देख लें, वो बैठे हुए हैं ना साथ इस वक्त। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो उन्होंने साइन की थी, और उससे कोई बात आगे बढ़ी। तो क्या इमरान खान बात आगे बढ़ाने को
तैयार हैं कि नहीं है, और अगर अब भी नहीं है तो फिर तो देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यही था ना कि हमें से कोई भी अब इस्तेमाल नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखेंगे और जमहूरियत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सो 2008 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो समहाउ मरता करता 2018 तक पहुंचा था। 18 से पहले ही एस्टैब्लिशमेंट को वापस सियासत में लाने में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया? बस मतलब आप सोच ही लें कि किसने अदा किया। और बाय द वे हमारे तजियाकार हमारे तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तलत साहब, यूँ तहरीक इंसाफ से आपको पता ही है लोग निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बाज़ सियासत को, बाज़ पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मज़ारी वाला वाक़या भी लोगों को बहुत शॉक कर गया है। और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी और फिर छोड़ना, गिरफ्तारी और फिर छोड़ना, बहुत गिरफ्तारी फिर छोड़ना, सवालात भी बहुत से उठ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के लिए तो ये सब डैमेजिंग है, लेकिन जो इमेज बन रहा है कि एक सियासी जमात को इस अंदाज में डिसमेंटल किया जा सकता है, क्या ये मुल्की सियासत के लिए खुशगवार इमेज है? बहुत बुरा इमेज है जी, और गैर मामूली सूरत हाल है। हमने सियासी जमातों के अंदर टूट फूट होते देखी है, हमने सियासी जमातों में से नई जमातें निकलते हुए देखी हैं, हमने सियासी जमातों के अंदर से फैक्शंस निकलते हुए देखे हैं, डिस्टेंट ग्रुप्स निकलते हुए देखे हैं, दर्जनों मेंबर्स जो हैं एमपीज़ हों या एमएनएज़ हों उनको ग्रुप बनाते हुए देखा है, लेकिन सियासत से भागते हुए नहीं देखा। ये मुतवातर बयान देना कि हम सियासत से भाग रहे हैं और जिस काम का दिफा करते रहे हैं, ये 9 मई के जो भयानक वाक़यात हैं जिसके ऊपर कहते रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक हुआ, ये अवामी रद्द-ए-अमल था, इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा है, ये फ़ौज की अपनी साजिश है, उसको कंडेम करते हुए और फिर अपनी ज़ाती वजूहात को बुनियाद बनाते हुए, यानी ये बहुत ही एक बुरा इमेज है, बिलखुसूस ऐसी जमात का जिसका तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा है कि जी हमसे तगड़ा तो है ही कोई नहीं, देखे कद काठ वाला लीडर, ओ जी बोलता है तो बबर शेर गरजता है, ओ जी ज़मीन पर टांग मारता है तो ज़मीन थर्रा जाती है। एक किस्म का इमेज बनाया हुआ था। इस तरीके से लोगों का भागना ये डिसइंटीग्रेशन नहीं है, ये डिजर्शन है, और ये बहुत ही बुरा इमेज है किसी भी जमात के लिए। जैसे आप कहती हैं ना ब्लोटेड ईगो, उसमें से कभी तो हवा निकलनी होती है, वो इस तरह से निकल रही है। और रेस्ट जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट हो जाए। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान जो है वो इन हालात में भी समझते हैं कि सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात का ऑप्शन ही नहीं है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे और उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं वो। तो आपको लगता है कि अब उनको ज़रा रिवाइज़ करनी पड़ेगी अपनी थॉट प्रोसेस और शायद उनको बातचीत कर लेनी चाहिए, या फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ही जहाँ वो चाहते हैं उनकी सुनवाई हो जाएगी? अब देखें, अब रेड लाइन क्रॉस हो गई है, और अब जो पावर डायनेमिक है, मैंने तो अक्सर ट्वीट्स में कहा था कि इमरान खान ने पावर पॉलिटिक्स नहीं, पावर की लड़ाई शुरू कर दी है। जो पावर की आप लड़ाई शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको दाव पेच भी वैसे ही खेलने चाहिए, आपके पास वेर वसाल यानी साजो सामान भी वैसे ही होना चाहिए। इमरान खान एक सियासतदान है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद वो अलेक्जेंडर द ग्रेट सानी है, या वो सलाउद्दीन अयूबी हैं, या वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, न जाने वो क्या है। तो उन्होंने लड़ाई ऐसी शुरू की है जिसके अंदर दूसरी पार्टी के पास जो साजो सामान है काफ़ी ज़्यादा है। अब वो सिर्फ दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे, वो माथा रगड़ रहे हैं। और पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो ही दूसरी पार्टी को ये सेंस होगा कि ये जो हमारे मुखालिफ है यानी इमरान खान, ये अब नीचे बैठ गया है, तो वो फिर कंसेशन नहीं देंगे, वो फिर दबाएंगे, पिचकाएंगे, लिटा देंगे और ऊपर से रोलर गुजार देंगे। मैं वैसे एक इस्तारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इमरान खान ने बुनियादी तौर पर मैं तो कभी भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता था, वो कहती बड़ा जीनियस है जी, क्या ज़बरदस्त दाव पेच खेलने वाले रिटायर हो गए, और इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने ऊपर जो दाव पेच खुद ही खेले उसके अंदर खुद ही फंस गए हैं। सो बेसिकली इमरान खान के पास कोई वे आउट नहीं है। आई डोंट सी हिम कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इन एन ऑनरेबल वे। बड़ी गहरी आपने बात की है कि दाव पेच खेलने वाले रिटायर हो गए हैं। अब ये बताइएगा लास्टली तलत साहब, इमरान खान साहब सर्टनली एक सियासी हकीकत है, जमहूरी तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन और जितना उनका जमहूरी रवैया है वो भी सबके सामने है। हुकूमत की हवा भी उड़ी हुई है। इमरान खान साहब को हकीकत एक मानकर उनको इंगेज करना, उनसे मुज़ाकरात करना, इसमें हुकूमत की नाक भी ऐसा लगता है अब नीचे होती है। जब तक एक दूसरे को इंगेज नहीं करेंगे ये जमहूरी निज़ाम आगे बड़ा मुश्किल है बढ़ना।
देखें, हम समझते हैं कि हमारे शोज़ में भी और आपके शो में हमने ऐसा एक सवाल पूछना होता है जिससे हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हुए नज़र आए। देखें जी, सबको बात करनी चाहिए, देखें जी मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये अच्छी बातें होती हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने चाहिए, लेकिन हकीकत से भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। हुकूमत नहीं अड़ी हुई, हुकूमत ये नहीं कह रही है कि इमरान खान का सियासी वजूद जो है हम उसको कबूल नहीं करते। उनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं कि हमने इमरान खान के सियासी वजूद के साथ सियासत नहीं करनी है। इससे बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी लीडर के लिए हो नहीं सकता। और आखिरी बात, ये मामला हुकूमत और इमरान खान का नहीं है, ये मामला इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का। और इमरान खान खुद कहते हैं, तो इमरान खान ने जहाँ पे जाकर टक्कर मारी है, फिर आगे से जवाब तो आएगा ना जी, फूल बताशे तो नहीं भेजेंगे वापस। ऑल राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग और अभी भी कुछ रुकेगा नहीं, आजकल बहुत ही हैपनिंग डेज है। बहुत सी और भी वैसे बातें करनी है। अच्छा जी, आपको बताएं और कि कराची में मेयर की कुर्सी के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में जारी जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कि एक तो हमारी जंगें क्यों इतनी होती हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, खुशी से कोई चीज़ क्यों नहीं हम लोग करते। बट एनीवे सब कुछ हो रहा है और दोनों जमातों का दावा है कि मेयर तो उसी का बनेगा। किसका बनेगा? लेट्स सी क्या होता है। कंपटीशन बड़ा टफ है। ज़मीनी हकाइक जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान के हक़ में ज़्यादा नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात आपको पता ही हैं। तहरीक इंसाफ ने बेसिकली हाफिज़ नईम की हिमायत का ऐलान किया तो उनकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत कर दी है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 98 नशस्तें जीती हैं। उधर जमात इस्लामी ने 87, जबकि PTI को 42 नशस्तें मिली हैं। कराची वालों की ख्वाहिश है कि मुतफ़िक़ा मेयर आए तो इससे कराची को ज़्यादा फ़ायदा होगा और अगर डिस्प्यूटेड मेयर होगा तो लिटरली वो इख्तियारात का रोना ही रोएगा और कराची को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़े लोग एक कॉम्बिनेशन बना रहे थे, हाफिज़ नईम डिप्टी मेयर में भी पीपल्स पार्टी का मेयर, लेकिन ज़ाहिर है जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी से इल्हाक़ को मुनासिब नहीं समझा और वो PTI की तरफ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मोइन सिद्दीकी, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची। कैसे हैं आप तारिक भाई? तारिक भाई, क्या सूरत हाल बन रही है? पीपल्स पार्टी के आपको पता ही है शुरू से वो कोशिश भी कर रहे हैं, नंबर वाइज वो आगे भी हैं, लेकिन अपेरेंटली अभी तक वो इस कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आए हैं कि मेयर बना सकें। देखिए, इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत तो मौजूद है, लेकिन जो दूसरी जानिब जो दूसरी सियासी जमातें हैं जिनके नंबर गेम्स जो हैं वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं, तो जमात इस्लामी के पास जिस तरह 87 और PTI, तो इन दोनों के दरमियान एक इत्तेहाद कायम हो चुका है। तो उस सूरत में जमात इस्लामी की ये कोशिश है कि मेयर उनका हो, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है क्योंकि उनके पास ज़्यादा अक्सरियत है, इस वजह से मेयर उनका होना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने जमात इस्लामी से और PTI से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों जमातों से उनकी बातचीत कामयाब नहीं हो सकी। तो इस सिलसिले में अब हम देखते हैं तो सामने जमात इस्लामी और PTI जो है, इन दोनों का इत्तेहाद तो मौजूद है। उठाया PTI के, क्योंकि एक तो पकड़े भी गए, बहुत से आए नहीं। 36 जो हैं लोग जो यूनियन कमेटीज़ के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके साथ मेंबरान जो हैं, 36 जो फिगर है वो आया है जिन्होंने हल्फ उठा लिए हैं अभी भी, लेकिन बाकी हैं 42 36। हाँ जी हाँ। तो लेकिन सूरत हाल इस तरह से बनेगी जब मखसूस नशिस्तों का अहम मरहला अभी आ गया है, उसके फॉर्म जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। उसमें जो शराइत हैं उसमें यह है कि जो भी मेंबरान अपने मखसूस नशिस्तों के लिए फॉर्म जमा कराएंगे उनके साथ पार्टी टिकट होना ज़रूरी है। दूसरी जानिब जमातों से ये कहा गया है कि वो अपनी तरजीही फहरिस्तें भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। PTI इस पोजीशन में इस वक्त नज़र नहीं आ रही कि उसके नुमाइंदे जाकर फॉर्म जमा कराएं, या अगर वो फॉर्म जमा करा भी देंगे तो क्या वो आइंदा जो इसका इंतखाब होगा मेयर के लिए उसमें हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अभी पहला मरहला उनके लिए यह है कि जो नशिस्तों का फैसला है उसका मुकम्मल होने के बाद मखसूस नशिस्तों पे उनके लोग आ सकें। लेकिन अगर तरजीही फहरिस्त जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां दे भी दी हैं, जैसे मुबीन जतोई जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनको पार्टी टिकट जारी करने के लिए इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन मुबीन जतोई खुद इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, रूपोश हैं। तो इस वजह से अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि ये PTI जो है वो कितने फॉर्म जो हैं वो जमा करा सकेगी और कितनी इस वजह से पीपल्स पार्टी तो बड़ी इत्मीनान में बैठी होगी कि इनका तो वो अपनी मेजॉरिटी कोशिश भी करें तो कैसे पूरी करेंगे। लेकिन देखिए, मखसूस नशिस्तें जो है PTI की अगर 20 हैं तो वो ख़त्म तो नहीं होंगी,
लेकिन ये है उसे ये नुकसान ज़रूर होगा कि वो मेयर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसकी वजह से जमात इस्लामी को नुकसान होगा और पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी और मेयर बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन इसी वजह से पीपल्स पार्टी थोड़ी सी मुतमईन नज़र आती है। लेकिन अगर कोई ऐसी वो बन गई कि इनके तरजीह फहरिस्त भी जमा हो गई और फॉर्म्स भी जमा करा दिए, क्योंकि जमात इस्लामी भी कोशिश कर रही है कि वो अपने सोर्सेज और अपने ज़राए से इनके फॉर्म्स जो हैं जमा करा दें और पार्टी टिकट को भी मैनेज कर दें, तो ये मुमकिन है कि फॉर्म्स जमा हो जाएं और तरजीह फहरिस्त भी जमा हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मतलब ये भी एक कहना है, और हम देखते रहे हैं कि हमेशा जो भी मेयर बनता है वो कितनी बार ओवर द इयर्स हमारी बात हुई है, कुछ भी काम करना हो तो फंड्स नहीं होते। वी आर ट्राइंग टू इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ पीटीआई और जमात इस्लामी का मिल के कोई मेयर बन जाए तो उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम तो सोच रहे हैं कि फिर तो बहुत ही ज़्यादा होंगी। देखें, जो कानून आया है और उसके बाद के किसी हद तक मुकामी हुकूमतों को मतलब बहुत सारी चीज़ों को बाइख्तियार बनाया गया है। अगर ये अपने रिसोर्सेस, अपने फ़ंड्स खुद जमा करने के लिए ऐसी कानून साजी कर लेते हैं जिसके ज़रिए फंड्स जमा कर सकते हैं तो ये उसे चला लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनको फंड्स फराहम करने होंगे, क्योंकि आप 18वीं तरमीम भी देखें तो वो ये है कि ग्रास रूट लेवल तक आपने इख्तियारात को मुंतकिल करना है, तो उस लिहाज से आपको फंड्स जारी करने होंगे। लेकिन क्योंकि एक हम पिछले कई सालों से सियासी एक वो देखते रहे हैं चपकलिश के इस सिलसिले में उन्हें फाइनेंशियल मदद नहीं दी गई, तो वो काफ़ी चीज़ों पर चीखों पुकार रही है माजी में, और MQM भी इसका बड़ा वो जो है शिकायत करती रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती रही है हमने फ़ंड्स दिए हैं, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। तो सूबाई हुकूमत जो है उसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि जो फाइनेंशियल जितने भी मैटर्स हैं वो उन्होंने ही रिजॉल्व करने होते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा तारिक भाई, ये अंग्रेज़ी उर्दू में हलफ लेने वाला क्या मामला हुआ? तो हम मुझे सुबह से वो हम जरा वैसे तो हम ये सोच रहे थे कि कल उसमें बातें हो रही थी, वैसे ज़बान जो भी हो मतलब आप तो हलफ ले रहे हैं। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि हमारे पास जो कानून है उसमें भी ये मौजूद है कि अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी इसमें हल्फ लिए जा सकते हैं। तो वहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हम उर्दू में हल्फ लेंगे, तो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी उर्दू में ले लेता हूँ, लेकिन वो अंग्रेज़ी में उन्होंने उसे पढ़ा, क्योंकि शायद उनके पास जो हल्फनामा पढ़ने के लिए था वो अंग्रेज़ी में थी, और साथ में जमात इस्लामी और बाकी जितने भी मेंबरान थे उन्होंने उर्दू में हल्फ लिया। तो ये उनके लिए इजी होता है कि अपनी ज़बान में हल्फ ले लें कहीं पे भी, जहाँ पे भी, चाहे यूनियन कमेटी हो या यूनियन काउंसिल हो, तो वो जहाँ इजी कंफर्ट समझते हैं वो उस तरह से लिया जा सकता है। मतलब बेशक वो अंग्रेज़ी में ही पढ़ रहे हो तो बाकी तो सामने ही है उनके। हाँ, लेकिन ये अच्छा होता कि वो उसी ज़बान में पढ़ते और उसको रिपीट वो करते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है कि बाद औकात वो अंग्रेजी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और हाल इस तरह से। मतलब ये तो नहीं होगा कि ना कोई वर्ड्स बदल जाएंगे या कुछ इस किस्म की तो कोई चीज़ नहीं हो रही? नहीं, उनके पास मौजूद होता है बाकायदा हल्फ लिखा हुआ, ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होता है। अच्छा, ये कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखें, ये अभी जो मखसूस नशस्तों का मरहला है ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लेगा ये कंप्लीट होने में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जून के मिड में और जून के आखिरी हफ्ते तक मेयर का इंतखाब हो सकता है और मुकामी हुकूमत जो है कराची की वो वजूद में आ सकती है जून के आखिरी हफ्ते तक। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको पता ना फिर वो एक बारिशों का महीना भी आना है और फिर काफ़ी तबाही भी हो जाती होती है ओवर द वैसे मिड जून तक ही हो जाए, ताकि वो इख्तियारात बाइख्तियार जो हो जाए ना, उसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है वो अपने अपने इलाकों के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, और मतलब बिफोर टाइम कर लेना, अदरवाइज तो फिर ये बहाना तो एक चल ही रहा होता है कि जी हमारे पास हम तो थे ही नहीं उस वक्त और हम क्या करते। सो दिस शुड बी डन इन टाइम। अच्छा, एक बात जो कि पॉलिटिकल तो नहीं है लेकिन ऑनेस्टली ऐसी चीज़ों पे ही बात होनी चाहिए, और हुआ वही जिसका हमें खदशा भी हो रहा था। कराची के चिड़िया घर में हथनी नूरजहां की मौत के बाद, जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, मधुबाला नामी एक और हथनी है वहाँ, वो भी अब उसी वायरस का शिकार हो रही है जिससे नूरजहां, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं, यही बताया जा रहा है। हम तभी कह रहे थे इसको तो पहले ही मूव कर दें, ये बेहतर थी। और यही था कि इसको चंद हफ्तों में या 1-1.5 महीने में मूव कर दिया जाएगा। उसके इंतजामात हो रहे हैं, सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला भी हुआ, लेकिन अभी तक अमल नहीं हो सका। हम इतनी देर क्यों लगाते हैं? Why do we wait for people or animals to die? वही पुराने बयानात दे रहे हैं ना डायरेक्टर जू कमर अयूब, क्या कहते हैं सुन लें ज़रा आप खुद ही। पीर या मंगल तक हमें इसकी जो रिपोर्ट्स हैं मधुबाला की वो आ जाएंगी और उनके मौसूल होने के बाद हम फिर उसको पब्लिक करेंगे इसी तरीके से जैसे पहले किया।
अभी तो खैर हम सिर्फ हाथियों की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो एक टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली बहुत से और जानवर हैं जो इसी निगलेक्ट की वजह से मर जाते हैं। कोई बिग डील नहीं बनती और ना ही खबर बनती है, क्योंकि जानवर छोटे होते हैं। क्योंकि जानवर हैं, लेकिन हाथी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो नजरें एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान से बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, नूरजहां तो चली गई, अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मधुबाला में भी एग्जैक्ट वही सिम्टम्स अभी से सामने आना शुरू हो गए हैं। इसका इलाज क्या किया जा रहा है, इसको शिफ्ट कब किया जाएगा? नूरजहां का इंतकाल ईद के दिन हुआ था और उसकी जो रिपोर्ट आई थी ऑटोप्सी की, वो उसको एनाप्लास्मोसिस एक बीमारी होती है बैक्टीरियल, और ट्रिप्नोसोमियोसिस जो कि एक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है, जो कि टिक बॉर्न डिजीज़ होती है, यानी जो ऑर्थोपोड्स होते हैं कीड़े, उनके काटने से होती है। जानवरों को ये बीमारी होती है। जो इसकी ऑटोप्सी हुई वो मायनाज जो पैथोलॉजिस्ट थे उनकी ज़ेर निगरानी हुई। इंटरनेशनल जो डॉक्टर थे, वेट डॉक्टर, वो आए थे, और फिर लाहौर से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस से हमने ख़ास ईद के दिन उनको बुलवाया था। तो उसकी डिटेल रिपोर्ट आई जिसमें तो उससे ये साबित हुआ कि उसको एक इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें उसको हुई और वो उसके इंतकाल का सबब बनी। मधुबाला को जो इन्फेक्शन है वो भी एक इन्फेक्शन आया है, लेकिन वो इन्फेक्शन क्लियर नहीं है कि कौन सा है। और उसकी जो ब्लड में है वो भी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन सा है। उसके ऑलरेडी हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दी हैं। वेंसडे को इंशाल्लाह हम दोबारा उसका ब्लड लेके यूएस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में भिजवाएंगे। मधुबाला का बहुत केयर किया जा रहा है। तमाम जो हमें प्रोटोकॉल बताए हैं, 4 पॉज हैं जो कि इंटरनेशनल टीम है एनिमल केयर की, और ख़ास तौर पर एलिफेंट के केयर के लिए, तो उस पर हम अमल करते हैं। उसका खाना, उसकी तमाम चीज़ें, और उसको बहुत उसकी देखभाल की जा रही है। डॉक्टर सैफ, अब करना क्या है? क्योंकि पहले भी ये बात हो चुकी है, कसूली फैसला किया गया था कि कराची चिड़ियाघर के हाथियों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। नूरजहां ऑब्वियसली इसी इंतज़ार में मर भी गई, तो मधुबाला का क्या सोच है? बिल्कुल वॉर फुटिंग पे, लाइक लिटरली आज या कल में क्या करना है? जो 4 पॉज की टीम आई थी उसने कहा था कि कराची ज़ू में जगह एलिफेंट के लिहाज से कम है, तो उसको फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया जाए हमारे उसमें सफारी पार्क में। तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, 3,500 इसका किलोग्राम इसका वज़न है। तो इसको ट्रेन करना कि वो किसी कंटेनर के अंदर आए, ये बहुत बड़ा एक एक्सपर्टीज़ का काम है। इसके लिए हमने जर्मन जो एलिफेंट ट्रेनर है उसको बुलवाया। उसने बाकायदा मधुबाला को ट्रेन किया, जो हमारा स्टाफ था उसको ट्रेन किया। तो मधुबाला को रोज़ाना हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो किस तरीके से उस कंटेनर में आएगी। तो इंशाल्लाह 27 जून ईद से 1-2 दिन पहले हम लोग मधुबाला को शिफ्ट करेंगे सफारी पार्क में। मधुबाला का जो घर होगा, जो उसका रेस्टिंग एरिया है, इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी हमारी जारी है। अच्छा, हमने नूरजहां के मामले पे भी चलें, आपने डेडलाइन दे दी है, डेट दी है, हम उस पर नज़र भी रखेंगे। नूरजहां के मामले पर इंक्वायरी का भी बहुत सुना था, लेकिन रात कई बात वही वाला मंजर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो इस हालत में पहुँचाया जिसने इस बेजुबान जानवर को, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी कभी? देखिए, नूरजहां एक जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि उसको एक इन्फेक्शन हुआ, पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो ट्रिप्नोसोमियोसिस, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। इससे हमने बहुत सबक सीखा तमाम चीज़ों की। इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी अंडर वे है, जो कि हमें एक बीकन लाइट देगी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर एनिमल्स आल्सो। ये ज़ू की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि एक ICU बनाया गया। तमाम जितनी भी दुनिया की बेहतरीन इलाज हो सकता था वो तमाम इलाज किया गया। उसके अलावा जो बिग कैट्स हैं, जो शेर हैं, टाइगर है, उसके अलावा जो दूसरे बड़े लाइनस है हमारी, तो उसको भी हमने वैक्सीनेशन के लिए उसकी हमने स्क्रीनिंग की।
तो इंशाल्लाह ताला हम कराची ज़ू को, सफारी पार्क को और लांडी कोरंगी ज़ू को और बेहतर करेंगे और जो जानवर हैं उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह ताला टेक्निकल और साइंटिफिक तरीक़ों से। थैंक यू आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस ज़ू को वैसे तो आई एम इन द फेवर ऑफ ज़ू को ख़त्म करना बाय द वे। वैसे जिस नौयत के हमारे ज़ू हैं, मतलब वो क्या ही ज़ू हैं, बेहतर तरीके से सफारी पार्क को डेवलप करें जिसमें जानवरों के लिए घूमने फिरने का एक बेहतर माहौल मैसर हो, खुले एरियाज़ में एटलीस्ट चल तो सकें। आप सोचिए कैद क्या होती है, और वो भी कैद तन्हाई अगर हो आपकी, तो क्या ज़िंदगी रह जाती है। इंसान कल का जाता आज चला जाता है, तो यही जानवरों के साथ भी होता है, यही जानवरों के साथ भी होता है। एब्सोल्युटली यही हो रहा है, नहीं होना चाहिए वैसे। और अच्छा हुमा, मुझे वैसे ही याद आया, हम डॉक्टर शीरी मज़ारी के सियासत छोड़ने, PTI छोड़ने की बातें कर रहे थे। आपको पता है कि 2012 में इमरान खान साहब ने डॉक्टर शीरी को निकाल दिया था PTI से, और बहुत से सहाफ़ियों से उन्होंने उस वक्त रब्ता किया था, अपने दिल के फपोले फोड़े थे, बहुत कुछ कहा था। हाँ, और लेकिन फिर वो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट की ही नवाज सियासतदान हैं वो, और वो वहीं से आई थी, वही रास्ता था उनका। तो फिर देन ही पेव्ड द वे बैक इनटू PTI अगेन लेटर, और फिर उनका ये सफ़र था। पर उनकी ज़िंदगी का एक एम्बिशन था पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनना, जो कि ऑब्वियसली उनको नहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकी। अपनी पार्टी में भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। और एक ट्रिब्यूट, बहुत दिनों बाद जी हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और आपको पता ही है कि जियो पाकिस्तान अपने लेजेंड्स को नहीं भूलता, और आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद सईद खान को, जिसे हम सब रंगीला के नाम से जानते हैं, और आज उनकी है 18वीं बरसी। यस। और फिल्मों में काम करने का शौक उन्हें पारा चनार से एक्चुअली लाहौर लाया था, बहुत कुछ उन्होंने काम किया। अच्छा, वी हैव टू ऑनर दिस लेडी, जो हम इनसे बहुत बार अपने शो पे बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में सोचते हैं ना कि कुछ बड़ा अकम्प्लिश किया जाए, तो माशाल्लाह इससे बड़ा अकम्प्लिश कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने किया है। और है वो एक खातून, 2 बच्चों की माँ भी हैं, और इसलिए लाशऊरी तौर पर हम तक तवक्को नहीं रखते कि वो कोपेमाई जैसा ख़तरनाक एडवेंचर करेंगी, और ना सिर्फ वो कर रही हैं, वो रुक भी नहीं रही। तो अब लेटेस्ट उनका कारनामा जो ये है दैट शी हैज़ बिकम द सेकंड पाकिस्तानी वुमेन जो कि एवरेस्ट सर करके अभी आई हैं। एवरेस्ट, और इससे पहले हमने उन्हें कोशिश की थी रब्ता करने की, लेकिन वो एवरेस्ट सर करके रुकी नहीं थी, वो एक और चोटी सर करने के लिए निकल गई थी। सो यस, ये भी हुआ, और 4 दिन बाद, लिटरली उसके 4 दिन बाद। और पहले उन्होंने एक्चुअली K2 किया था, याद है ना? K2 तो पहले ही कर चुकी हैं। एक्चुअली आपको पता है कि वो पिछले 2-3 सालों में 6 पीक्स अबव 8000 मीटर्स उनको सर कर चुकी हैं। और पहली पाकिस्तानी खातून हैं। जब उन्होंने पहली की तो सोचा अब मैं क्यों रुकूं, जिन्होंने ये 6 पीक्स जो 8000 मीटर से बुलंद हैं वो सर की हैं, फुट से बुलंद हैं, वो सर की हैं। सो यस। और साथ ही आपको बता दें कि ऑब्वियसली ऑनर भी इनको मिलना चाहिए, और वो अनाउंस भी हो गया है ऑनर, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ का ऐलान किया है उनके लिए। और नाइला से हमारी बहुत बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन हम हमेशा इन ऑ होते हैं बिकॉज वो अपना किस तरह टाइम मैनेज करती हैं, किस तरह इतने बड़े बड़े वो एडवेंचर्स कर लेती हैं, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और रुकती भी नहीं है। अच्छा, नाइला क्यानी साहिबा हमारा इंतजार कर रही हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान, बहुत बहुत मुबारक हो नाइला। आप तो बड़ी फिक्रमंद होंगी कि अब तो ये पीक्स जो है 8000 कम पड़ गई हैं, ये तो खत्म होती जा रही हैं, अब आप क्या करेंगी? थैंक यू सो मच। मेरा एक्चुअली 14 वीक्स का कोई प्लान नहीं है, लेकिन सब माउंटेनियरिंग के जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं 14 करो, तो या आई सी हाउ इट गोज। तो नाइला, आपका एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो हम ये जो लेटेस्ट आपका एडवेंचर है, और वो आप 2 कर चुकी हैं वैसे तो मई में, लेकिन एवरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। ये तो हम आपसे नहीं पूछेंगे व्हाट इंस्पायर्ड यू, बिकॉज आप हमें पहले भी बता चुकी हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एवरेस्ट का हमने सुना था कि एवरेस्ट इजी पीक है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट। इट्स जो उसकी हाइट है वो बहुत उसको मुश्किल बनाती है। तो समिट पुश वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत लंबा था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 4th समिट देखा तो हमने सोचा दैट्स इट कि आ गया समिट, लेकिन या आई केप्ट गोइंग ऊपर नीचे। सो इट वाज नॉट एज इजी एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन समहाउ आई वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंबर टू रीच द समिट दिस सीजन, सो आई वाज वेरी प्लीज्ड अबाउट दैट।
और उसके 2 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू क्लाइंब अनदर पीक. सो ओवरऑल ये कैसे होता है, मतलब इतनी मुश्किल, इतनी तगोदो, इतनी फिजिकल मुशक्क़त के बाद एक पीक एवरेस्ट सर किया आपने और उसके 2 दिन बाद आप एक और पीक सर करने निकल गई, मतलब इज दैट इवन डूएबल? टू बी ऑनेस्ट मेरे माइंड में ये था, I'll be honest, जब मैं एवरेस्ट चढ़ रही थी मैं सोच रही थी कि क्यों कर रही हूँ, इट्स सो कोल्ड, आई एम सफरिंग. लेकिन ऑब्वियसली जब टॉप पे पहुँच के नीचे आते हैं देन वो अचीवमेंट की फीलिंग आती है. लेकिन लोटसे इज़ राइट नेक्स्ट टू एवरेस्ट, सो आई वॉज फिजिकली वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, मतलब बिल्कुल एनर्जी आप बोल सकते हैं जीरो है. बट देन आई थॉट ये बिल्कुल लोटसे साथ है एवरेस्ट के, अगर दोबारा आई तो मुझे 1 महीना और लगाना पड़ेगा. सो आई थॉट 2 दिन है बस, 2 दिन में थोड़ा सा और सफ़र कर लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट इसको क्लाइंब करके घर जाती हूँ. दिस इज अमेजिंग नाइला कि आप ये कॉन्वर्सेशन वाइल इन इट आप अपने आप के साथ कर सकती हैं और आप अपने आप को कन्विंस करती हैं. मतलब दैट इज़ सो इंस्पायरिंग ऑन सो मेनी लेवल्स. लेकिन ये बताएं, चूंकि आप कर चुकी हैं K2 एवरेस्ट, ये सब कुछ आप कर चुकी हैं, K2 एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है, आपने तो कहा है कि इट्स टू टॉल और बहुत मुश्किल था, लेकिन टू अ लॉन्ग एक्सटेंट अब लिटरली कहते हैं कि इतनी असिस्टेंस वहाँ होना स्टार्ट हो गई है कि ऑलमोस्ट चाय के ढाबे भी बन गए हैं अलॉन्ग द वे, कि उसको इतने लोग वहाँ जाते हैं, रूट्स पहले से बने होते हैं, सो फेयरली ईजियर होता है देन K2. इज दैट ट्रू? टू बी ऑनेस्ट रूट तो K2 पे भी बना था लास्ट ईयर, तो रो फिक्स नीचे से लेके टॉप तक थी, तो एवरेस्ट पे भी वही है. डिफरेंस ये है कि यू राइट, कैंप 2 पे 6300 पे, कैंप 2 पे जो कैंप्स लगे होते हैं वहाँ पे वार्म गर्म खाना मिल रहा होता है, जो K2 पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है. K2 पे कैंप 3 तक फ्लैट जगह कहीं पे भी नहीं है, तो थोड़ा सा उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है एवरेस्ट का, लेकिन इट स्टिल डजंट मेक एन ईजी क्लाइंब, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा थी. मतलब पाकिस्तान में जब क्लाइंब करते हैं हम गर्मियों में तो -18 मिनिमम -20 तक टेम्परेचर जाएगा, एवरेस्ट पे -36 था. एंड इट्स सो डिफिकल्ट. Almost double than what लेकिन आप जब ट्रेनिंग करती हैं तो आप काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और क्लाइमेट की में ही ट्रेनिंग करती होंगी टू गेट यूज्ड टू दैट. नहीं, टू बी ऑनेस्ट नो, बिकॉज आई मीन मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी बेस्ड हूँ, दुबई में रहती हूँ, सो वो सिमुलेट करना बहुत मुश्किल होता है. तो वो जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो सिर्फ पहाड़ पे ही होती है, तो वो हमें बस समहाउ टॉलरेट. कितने दिन पहले जाना पड़ता है अपनी बॉडी को क्लाइमेटाइज करने के लिए उस जगह पे, अदरवाइज तो सांस ही ना आए आपको किसी को भी? बिल्कुल. तो यूजुअली एवरेस्ट पे लोग अप टू 2 मंथ्स करते हैं, लेकिन मैंने एवरेस्ट एंड लोटसे 10 डेज में किया था, बिकॉज आई ऑलरेडी स्पेंड 1 मंथ ऑन अन्नपूर्णा. तो वो अन्नपूर्णा पे जो एक्लामेटाइजेशन मुझे जिस प्रोसेस से गुजरी थी वो मुझे एवरेस्ट एंड लोटसे पे नहीं करना पड़ा. माशाल्लाह. आप जो हैं सो वो आपने एवरेस्ट और लोटसे पे नहीं करना पड़ा, वो आपकी क्लाइमेटाइजेशन हो गई थी. 6 पीक्स हैं 8000 मीटर फुट से बुलंद जो आप सर कर चुकी हैं. वैसे ही ज़रा एक रेगुलर सा क्लीशेड सवाल है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन या डिफ़िकल्ट क्लाइंब कौन सी पीक का लगा आपको इतने तजुर्बा? अन्नपूर्णा इज़ द डेडलीस्ट माउंटेन. बहुत मुश्किल था वो, और इसका जो समिट पुश था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लंबा था. और अन्नपूर्णा पे क्योंकि स्प्रिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें, ऑल्दो हम स्प्रिंग में क्लाइंब कर रहे थे लेकिन वो विंटर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो अन्नपूर्णा वाज इवन कोल्डर, सो इट वाज वेरी आई थिंक इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लाइंब. अच्छा नाइला, ये बताएं, मतलब बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, टीम स्पोर्ट्स होते हैं, ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट है. मतलब अगर आप ऊपर पहुंच गई, माना कि आप साथ और लोग भी हैं, तो ये आपकी अपनी सोलो अचीवमेंट होगी, आपका अपने का नाम आएगा, नॉट जस्ट अ टीम ओवर देयर. जब आप निकलती हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और ये पहाड़ सर करने के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? बिकॉज alhamdulillah to see you well, this can end in tragedies as well, because हमने in the past बहुत से lost जो कर रहे होते हैं कोशिश देखा है कि they don't make it, sometimes they are lost, they are never found. तो क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? I think ये सब कुछ चल रहा होता है. तो
मैं जब जाती हूँ टू बी ऑनेस्ट फाइनेंशियली जो भी माय हस्बैंड मतलब मुझे हस्बैंड से उससे एग्रीमेंट लेने के लिए ना 7-8-9 महीने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। लेकिन फिर भी मैं रिस्क कवर करने के लिए जो मतलब फाइनेंशियली चीज़ें इधर उधर करनी होती हैं इसके अकाउंट में, आई डू ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब मैं जाती हूँ और जहन में यही हो रहा होता है, व्हाट इफ आई डोंट गो बैक, व्हाट इफ आई डोंट गो बैक। लेकिन मुझे आई थिंक समहाउ कॉन्फिडेंस और यकीन होता है। मैं वो एक सफ़र की दुआ, आई थिंक मे बी आई टोल्ड यू बिफोर, सफ़र की दुआ में हमेशा लाइक जब भी मुश्किल होती है मैं वो कॉन्स्टेंटली पढ़ती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे समहाउ बिलीव होता है कि कुछ होगा नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेंज, दुआ पढ़ के बिलीव होता है लेकिन उससे पहले डर भी लगा रहता है। लेकिन ये आई थिंक मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरी जो 2 बेटियां हैं, मैं उनका सोच के एवरेस्ट पे ये हुआ था, एवरेस्ट के समिट से बिल्कुल कुछ देर पहले मुझे पैनिक अटैक या आई पैनिक्ड कि मेरी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, अभी कुछ सही नहीं हो रहा। तो फिर आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टुडे एंड आई थॉट माई डॉटर्स के आज नहीं, आज मैंने घर नीचे सेफली जाना है। तो आई थिंक आई यूज दिस टिप्स एंड ट्रिक्स समहाउ अनकॉन्शियसली देयर, जहाँ पे मैं खुद से मिस्टेक नहीं करती। तो ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, आपको बस शक हो रहा था और वहम हो रहा था? मैंने अपना बैग उतार के देखा। बेसिकली मैं सबसे पहले थी, तो मेरे जो गाइड थे वो मुझसे थोड़ा पीछे थे, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो मैंने गॉगल्स, जब सुबह वो सूरज निकला, गॉगल्स निकालने के लिए बैग नीचे रखा तो वो ऑक्सीजन बिल्कुल बहुत कम हो गई थी। एंड आई थिंक गाइड को पता था, बट मैं पैनिक हो गई कि गाइड को नहीं पता है, गाइड नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद अगर उसको पता नहीं चला तो मैं तो जाऊँगी यहाँ से। तो लेकिन उस हाइट पे कभी कभी आप एक्स्ट्रा पैनिक हो जाते हैं और आप कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 8,600 तकरीबन। तो नाइला जल्दी से ये बता दें व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि वी हैव बिन, हम तो कुछ सालों से वी आर ऑन अ लुक आउट फॉर यू कि आप कहाँ हैं आजकल और क्या कर रही हैं, और फिर आपसे बातचीत भी हो जाती है। बताएं व्हाट्स नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एडवेंचर क्या है? अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग फॉर नागा पर्वत एंड ब्रॉड पीक पब्लिकली। ओह लवली। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर स्पॉन्सरशिप। अगर वो कंफर्म हो जाएगी देन आई विल अटेम्प्ट नागा पर्वत। लगता है आपको आपके घर से एक ब्लैंकेट इजाजत मिल चुकी है कि बस सब कर लो जो करना है। अभी मिल चुकी है अभी, इसलिए आई एम ट्राइंग टू यूज इट, क्योंकि वैसे आई टोल्ड यू मेरे हस्बैंड 9-10 महीने लगा देते हैं एग्री करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा बिकॉज आई कैन यूज द सेम एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस और नेक्स्ट पीक्स जल्दी होंगी, इसलिए आई एम रियली मतलब आप माशाल्लाह अपनी अचीवमेंट जो है ना इसको एज अ लेवरेज भी यूज कर रही होंगी, आई एम श्योर, क्योंकि आप इतना बड़ा मार्का लिटरली सर करके आई हैं। जो चीज़ आप यू पुट योर माइंड टू इट, यू डू it, you accomplish it, and that is commendable. Naila, thank you so much. Thank you, Naila. आपसे लिटरली हम बैठ के ना दिल कर रहा था कि चाय के मग के ऊपर आपसे गप्पे शप्पे लगाई जाए, वो भी कभी हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है अभी कुछ एक महीने बाद आपको परियां नजर आती थी कि नहीं आती थी। हाँ। हम यकीनन नायला से दोबारा बात करें, बिकॉज दिस लेडी इज नॉट स्टॉपिंग। ये तो हमें पहली बार ही इनसे बातों में पता चल गया था बहुत साल पहले। ओके जी, मूविंग ऑन, कुछ और बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे भाई बड़ा ये तो ज़बरदस्ती हो जाएगा अगर हो जाए माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग में सबसे ज़्यादा मौसर हथियार है दरख्त, सब्ज़ा, और यही देखते हुए मिलकर और अल खिदमत फाउंडेशन ने एक मुश्तरका मिशन शुरू किया है और 1 करोड़ दरख्तों की शजरकारी का ऐलान किया है, और स्मॉग फ्री लाहौर मिशन आज से शुरू होगा और आज 15,000 पौधे लगा दिए जाएंगे। एज इन लाहौर में आपको पता ही है कितना बड़ा ट्रॉमा बन चुका है ये स्मॉग। सर्दी आते ही लोगों को हिजरत, अल्लाह माफ़ करे, करना पड़ती है अपने घरों से, अपने शहर से। लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं लाहौर नौकरियों के लिए अगर वो आज़मेटिक हैं तो। मुश्ताक मांगट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं अल खिदमत के। उनसे जानते हैं कि क्या प्लान है, किस तरह से ये कौन सी जगहों पे लगाए जाएंगे पौधे और क्या किया जाएगा। शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब, आपने वक्त दिया। मुश्ताक साहब बताइएगा, ज़ाहिर है ज़रूरत तो कब से ही है, लेकिन आप लोग फाइनली इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, अपने इस प्लान के बारे में सबसे पहले तो तफसील हमसे शेयर करें। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से हमारी बात
दूर तक पहुंचेगी। सबसे पहले तो ये बात दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर सर्दियों में लाहौर का और कराची का और दिल्ली का ये टॉप 1, 2, 3 की रेस में चल रहे होते हैं। इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे भी सब लोग आगाह हैं। इस मसले के सिर्फ 3 ही बुनियादी हल हैं। एक हल इसका ये है जी कि भी जो चीज़ें पोल्यूशन पैदा कर रही हैं उनको रोका जाए। उनको रोकने के 2 तरीक़ेकार हैं, या तो कानून है जो हमारे पास नहीं है, दूसरी अवेयरनेस और शऊर और आगे फैलाना है जो हम कर सकते हैं, और दूसरा उसको कवर करने के लिए दरख्त हैं जो लगाए जाएं। तो लाहौर के अंदर जितने भी दरख्त लगाए गए इसके बावजूद हम पोल्यूशन में जो हमारा माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है वो 95 से ऊपर जाता है। और दुख की बात यह है कि पिछले साल ये 81 था और जो लिमिट है इंटरनेशनल वो सिर्फ 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जो हम 20 गुना ज़्यादा आगे हैं। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो 2 हैं, एक शोर और आगाही फैलाना ताकि जो लोग हम उनको ये नारा दे रहे हैं कि बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट बी ए पार्ट ऑफ पोल्यूशंस, तो उस नुक्ता नज़र से हमने ये तय किया कि हम 1 करोड़ पौधे पाकिस्तान में लगाएंगे और उसका आगाज़ हमने अर्बन फॉरेस्ट से किया, जिसका आगाज़ आज हम एयरपोर्ट के सामने PHA और मिलकर के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। PHA इसमें हमें टेक्निकल सपोर्ट तमाम तर वो दे रहे हैं, पौधों की सिलेक्शन से लेकर लगाने तक और बाद के तक, और आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15,000 पौधे एयरपोर्ट के सामने लगाएंगे जो अगले 2-3 साल के अंदर इतने बड़े हो जाएंगे। PHA की असिस्टेंस आपको शामिल रहेगी इसमें। डॉक्टर साहब, हुकूमत पंजाब भी आपके साथ ऑन बोर्ड है या अपने तय ये काम कर रहे हैं? आपने PHA का जिक्र किया तो आई गेस ये कोलैबोरेशन है सबकी। जी जी, इसमें हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और इसके साथ साथ EPA जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो सब लोग हमारे साथ हैं। आप ये समझें कि एक तरफ हम में जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, दूसरी तरफ टेक्निकल तमाम तर सपोर्ट जो है या लीगल सपोर्ट जो है या जगह का मुहैया करना है वो PHA के पास है, पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी के पास है। तो इस तरह से हम ये काम अकेले ना कभी कर सकते थे ना कर रहे हैं, ये हमें मिलजुल कर करना है और हुकूमत की हमें हर लम्हा और हर मौका के ऊपर मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल है। अच्छा, आपने मजमूई तौर पे आपने कहा 1 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे, तो अभी तो हम लाहौर की बात कर रहे हैं और उसमें मिशन भी है आपका कि वो स्मोक फ्री लाहौर करना है, लेकिन पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ आपको लगता है ज़रूरत भी है? सोच समझ के सिलेक्शन की होगी, रैंडम तो नहीं होता होगा। इसमें जी दो तरह के ये प्लान हैं। पहला प्लान जो है ना वो अर्बन फॉरेस्ट का है, जैसे आपके कराची के अंदर क्लिफ्टन का प्रोजेक्ट है, लियारी का प्रोजेक्ट है, इसी तरह से लाहौर शहर के अंदर जो पौधों की तादाद वो मांग रहे हैं इसको स्मोक फ्री करने के लिए वो तकरीबन 90 लाख पौधे। इस साल जो PHA का टारगेट है वो 5 लाख पौधों का है और हम उनके साथ 1 लाख का वादा है, लेकिन ख्वाहिश हमारी है कि हम इस सीज़न में कम से कम 2 लाख पौधे लगाएं। जो दूसरे बहुत बड़ी तादाद पौधे लगने वाली है वो हमारे बहुत बैंडन एरियाज़ हैं, बहुत डेजर्ट्स हैं, जैसे चोलस्तान है, थर का एरिया है, बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं, पहाड़ी इलाके हमारे। चोलस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया है, जगह भी ले ली है और वहाँ पर हमने प्लांटेशन भी शुरू कर दी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 2 हिस्सों में प्रोग्राम है, एक अर्बन फॉरेस्ट का है और फिर एक बहुत जो हमारे बैरन एरियाज़ हैं वहाँ पे दरख्त लगाने का है। जी मुख्तसरन ये बता दीजिए, अभी तो डॉक्टर साहब आप एयरपोर्ट के सामने 3 साल में टारगेट पूरा 3 साल में टारगेट पूरा होगा। वैसे 5 लाख के 90 लाख चाहिए तो 3 साल में कैसे 5 लाख के हिसाब से पूरा होगा? ये जगह मुख्तस कर ली हैं आपने लाहौर शहर में जहाँ जहाँ पौधे लगाने हैं, क्योंकि लाहौर में भी हाउसिंग सोसाइटियों की एक भरमार है ना और आए चली जा रही हैं। ये बात दुरुस्त है जी, ये PHA ने पूरी की पूरी लोकेशन जो है ना वो मार्क कर ली है। अगर आपको लाहौर का डेफिनेटली आइडिया है तो शादरा से लेकर रायविंड तक सड़क के रेलवे लाइन के दोनों तरफ अभी सारी जगह खाली पड़ी है। उसके अलावा भी लाहौर शहर के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इतनी जगह मौजूद है। दूसरा बात यह है जी कि अभी इसके लिए अब जो नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, उसको 40 साल पुरानी है, मियावाकी के नाम से। उसमें तो एक कनाल के अंदर जो है ना वो कम से कम आप 2000 पौधे लगा सकते हैं और वो एक नई टेक्नोलॉजी और इसका यहाँ पे लाहौर के अंदर बहुत सारे मियावाकी के नाम से लगे, यानी अब थोड़ी जगह पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी सारी की सारी
हमारे लाहौर शहर की छतें, हमारे प्लाजों की छतें खाली पड़ी हुई हैं, हमारी दीवारें खाली पड़ी हुई हैं, तो ये जगह का इशू नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि हमने बाकी दुनिया में हम देखते रहते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, लिटरली छतें वगैरह अब वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही होती है, बिकॉज वहाँ पौधे, वहाँ ग्रीनरी हो रही होती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ज़बरदस्त काम है, मुश्ताक मंगट साहब ने हमें बताया। एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तानी फोर्सेस की, इंटेलिजेंस इदारों की, जिसका हम तस्करा करेंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी से बड़ी कामयाबी हासिल की है, और वो कामयाबी ये है कि बलूचिस्तान में शोरश के मरकजी किरदार और कल अदम तंजीम के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही मुश्किल ये ऑपरेशन था, पेचीदा मामलात थे, गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल थी, और इंतहाई कठिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस के इस कामयाब ऑपरेशन का दायरा कार कई एजेंसियों, इदारों, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और खित्तों तक फैला, एक बड़े खित्ते तक, मुख्तलिफ मुल्कों तक फैला हुआ था, वाइड स्प्रेड, और इसमें जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी भरपूर किया गया था, और इसके लिए खुफिया डिजिटल स्पेस के तहत काम किया गया और गुलजार इमाम शंबे तक रसाई हासिल की गई और हतमी तौर पर फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। साउंड्स वेरी फिल्मी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और हर चीज़ यूज़ होती है टू पिन पॉइंट एंड अरेस्ट समबडी। आपको बताएं कि गुलजार इमाम शंबे को गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के सामने पेश किया गया। गुलजार इमाम शंबे ने अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि गलत रास्ते का इंतखाब किया था, साथ ही भी लड़ाई में वक्त ज़ाया ना करे, रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका दे, ये उनका कहना था। मैं गुज़िश्ता 15 साल से बलूचिस्तान की जारी मुसल्लह शोरिश का एक मुतहर्रिक हिस्सा रहा हूँ। मैंने इस शोरिश में बहुत बड़ा अरसा गुजारा है और मैं हर तरह के हालात से गुजरा हूँ। मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था, क्योंकि मुसल्लह जंग से बलूचिस्तान के मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद गंभीर होते चले जा रहे थे। बलूचिस्तान की हुकूक की जंग सिर्फ आइनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। ये सारी सूरत हाल रही। गुलजार इमाम शंबे मतलूब और मफरूर शिद्दत पसंद था। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर से ताल्लुक़ रखने वाला शंबे 2018 तक कलअदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बराहमदाग पुख्ती का नायब रहा और जनवरी 2022 को बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंज़माम के नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबराह फिर मुंतखब हुआ। शंबे की ज़ेर क़यादत बलोच नेशनलिस्ट आर्मी तखरीबकारी की दर्जनों कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है। इस कामयाब ऑपरेशन पर कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार ट्रिब्यूट पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने BNA के कमांडर की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि DGISI बेहतरीन अंदाज से इंटेलिजेंस ऑपरेशंस सरअंजाम दे रहे हैं। हमें इस पे बात करनी है क्योंकि वाकई जितनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, डिजिटल स्पेस, खुफिया डिजिटल स्पेस बनाई गई है, बहुत कुछ हुआ है। इट्स अ बिग अरेस्ट। बुशरा रिंद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बुशरा रिंद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप ख़ुद ये एक्सप्लेन करें कि ये गिरफ्तारी, ये अरेस्ट इतने अरसे में हुआ, इतना कुछ बीच में इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सी चीज़ों की, कितनी बड़ी आप इसको एक कामयाबी समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि देखें, ये मैं कहती हूँ इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शानदार कामयाबी मैं से कहूँगी और इसको मुबारकबाद पेश करती हूँ नदीम अंजुम साहब और इनकी पूरी टीम को कि वर्ल्ड में मेरा ख्याल है ये हिस्ट्री में आएगा कि इस तरह की जो है कामयाब ऑपरेशन शायद देखने या सुनने को मिले। ये नंबर 2 पे। दूसरी बात ये कि नंबर तो मैं इसकी तो बात कर ली। अब साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि बलूचिस्तान 75 ईयर्स से बैरूनी मुदाखलत की वजह से इन हालात में हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से शंबे जैसे लोग कई पैदा हुए और कई मर गए। और मेरा ख्याल है कि इन पे सोचने की ज़रूरत है, स्टेट को, हम सबको, पूरी रियासत को और तमाम मैं कहती हूँ पॉलिटिशियंस को, ताकि ये मसले को हम हल करें
और ये मसले को बैठकर सिर्फ हम ही हल कर सकते हैं, कोई बाहर वाला आके हमें हेल्प आउट नहीं करेगा इस मसले के लिए। ट्रू, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का जामिन हो सकता है अगर ये मसाइल हल हो जाएं, लेकिन दुश्मन को आपको पता ही है ये बात एक आंख नहीं भाती। बुशरा साहिबा आप हमारे साथ ही रहिए। मीनवाइल हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली साहब ने भी, जो माहिर कौमी सलामती उमूर हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। अली साहब, ये बातें की जा रही हैं कि एक इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन था, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन आप चूँकि इन मामलात को बेहतर समझते हैं तो हमें ज़रा समझाइए कि क्यों इस तरह की गिरफ्तारियों को इतना मुश्किल जाना जाता है। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों की एक तारीखी कामयाबी है, और इसके 4 पहलू हैं जो आसान अल्फाज में मुख्तसर में आपके नाज़रीन के सामने बयान करूँगा। पहला पहलू ये है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है एक उस तज़वीराती दानिशमंदी का या स्ट्रेटेजिक विज़डम का कि हम अपने जो गुमराह भाई हैं उनको राह रास्त पे लाने में कामयाब हो रहे हैं बातचीत के जरिए, बजाय कि हम तशद्दुद का रास्ता अपनाएं। पहली बात, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह यह है कि हमारा दुश्मन असल में चाहता ये है कि हमारे मुल्क में हर वक्त आग लगी रहे। तो हमने उनके प्लान को समझते हुए उनके प्लान को नाकाम इस तरह से बनाना है कि हमारे मुल्क में नुकसान भी ना हो, और जो हमारे गुमराह भाई हैं जो रास्ता भटक चुके थे वो वापस आ जाए, और उसका ये एक बहुत बड़ा सबूत है, पहला पहलू। दूसरा पहलू ये है कि ये काउंटर इंसर्जेंसी की तारीख में भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एक बड़े और बहुत अहम सरगर्दा जो रुकन और लीडर थे इस पूरी जद्दोजहद में, इस पूरी सरगर्मियों में, उनको हमने कायल कर लिया इस बात पे कि पाकिस्तान जो है उसी से उनके खानदान का, उनके कबीले का और बलोच कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि इनसे दीगर जो इस वक्त मिसगाइडेड यूथ है उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें घर लौटना चाहिए और हमें अपने मसाइल को, इख्तलाफात को बैठ के पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, तरक्की हो, हम सबकी इज्जत जान माल महफूज हो और मुल्क तरक्की करे और उसमें सबका हिस्सा हो। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है उन तमाम नौजवानों के लिए जो अभी भी समझते हैं कि हथियार का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और चौथा पहलू ये है कि हमारा जो दुश्मन है उसकी ये बुनियादी हिकमत अमली तकरीबन 20 साल से रही है वॉर टेरर के ज़माने से, कि पाकिस्तान में मुसलसल उसको एक अनस्टेबल इनसिक्योर रियासत के तौर पर प्रेजेंट किया जाए ताकि बाहर की इन्वेस्टमेंट ना आए, सीपेक रुक जाए और मसाइल पैदा हों और हमारे दोस्त भी हमसे परेशान हों। तो ये उनके अज़ाइम को नाकाम करने के हवाले से भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है। बिल्कुल। बुशरा साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी अली साहब भी बात कर रहे थे कि एक मौका, एक एग्जाम्पल सेट की है रियासत ने भी लिटरली एक माँ का किरदार अदा करके कि इस्लाह का मौका देने जा रही है इन तमाम लोगों को एक मरतबा फिर, और दुआ और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि तमाम लोग वापस कौमी धारे में शामिल हों। आपको लगता है कि ये इनके लिए जो इंसर्जेंट्स थे उनके लिए तो फादली फ़िक्र था शंबे, अब उसका इस तरह से ये इदराक होना करना कि भाई पाकिस्तान से ही मेरा मुस्तकबिल जुड़ा है और मैंने गलत किया जो किया, बाकी लोगों पर बहुत असरअंदाज होगा, और जो यूथ, जो मिसगाइडेड यूथ है बलूचिस्तान की, उनके दिल में कुछ नरमी पैदा होगी और वापस अपने हमवतनों के दरमियान लौटेंगे वो। देखिए, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और अगर ये चीज़ हम रियलाइज कर लें तो हम एक दूसरे को माफ करके मसाइल को आसान बना सकते हैं और एक दूसरे के लिए बेहतर पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान को हम लोग बना सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात करी थी कि हमारे बलूचिस्तान को निगलेक्ट रखा गया है। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है कि फेडरल के थ्रू हमेशा से डिप्राइव रहा है, इसके वो हकूक नहीं मिले जो बाकी 3 सूबों को मिले। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये हमारी आर्मी ना हो तो बलूचिस्तान पे किसी और का कोई ना ख्याल किया जा रहा है, ना उसको संभाला गया है, ना उसको लुक आफ्टर किया गया है, जबकि तमाम जो मिनरल्स और तमाम जो सीपैक और ग्वादर और रेटोडेक और आपका सैंडक सब बलूचिस्तान से।
तो मैं कहती हूँ कि अगर इनकी ये महरूमियों की वजह से पहाड़ों पे जाके बैठे हैं ना हमारे भाई, हम इनको नाराज भाइयों बहनों को वापस ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? कोई चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, उसके लिए हमें खुद जद्दोजहद करने की जरूरत है ताकि हम अपने सूबे को पुरअमन बनाएं और अपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान का हिस्सा थे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस देखिए बलूचिस्तान, मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसर्जेंसी का पूरा बलूचिस्तान जो है खिता जो है वो हालात से गुजर रहा है और गुजरा है। उसकी वजह ये कि देखिए अफगानिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है और इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है और अपने इन्वेस्टमेंट्स करें जस्ट बिकॉज कि ये आगे ना बढ़े ना आगे जाए। उनकी इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है और हम इस उसमें देखिए जब खुदा न खास्ता हमारे आर्मी के भाई शहीद होते तो भी हमारा खून बहता है और पहाड़ों पे जब हमारे भाई मरते तो भी हमारा खून बहता है, हमारा दिल जलता है। तो हम कहते हैं कि इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को समझना है और इनको अपने करीब लाना है, इन्हें माफी देनी है, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है, रोजगार देने, ताकि अपनी फैमिलीज के साथ इज्जत के साथ अच्छी जिंदगी आकर वापस गुजार सके बलूचिस्तान में। बिल्कुल ऐसा हो जाए तो क्या ही अच्छी बात हो। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा रिन साहिबा। अच्छा, और ऐसे में हुमा बस एक पॉइंट के बलूचिस्तान की सियासी क़यादत ने भी वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट जैसे कहते हैं। बुशरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही हैं। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें बताते हैं और ऑब्वियसली रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे इस पूरे ऑपरेशन का दायरेकार इतना वसी था जिसमें डिफरेंट एजेंसीज, इदारे, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, बहुत कुछ यूज़ हुआ और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए खुफिया डिजिटल स्पेस के तहत काम हुआ। इसके बारे में अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें कि डिजिटल स्पेस क्या है? जी बिल्कुल, देखिए विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बायस इफ्तिखार होना चाहिए ये अम्र कि हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया की न सिर्फ मोस्ट काबिल, मोटिवेटेड बट हाईली प्रोफेशनल और इक्विप्ड इदारा है और बहुत प्रोफेशनल इदारा है। तो उसने अपने तमाम जो वसाइल हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, टेक्निकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, साइबर हो, आईटी से रिलेटेड हो, वो तमाम सोर्सेज को बरूए कार लाते हुए इंतहाई दानिशमंदी से एक तवील ऑपरेशन के नतीजे में ये कामयाबी हासिल की है। और मैं इस कामयाबी के दो पहलुओं की जानिब ब्रीफली आपकी निशानदेही करना चाहूँगा। एक पहलू तो ऑब्वियसली उनको पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, जो कि एक छोटी कामयाबी है। उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी मैं आपको बताऊं तस्वीराती दुनिया में स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के लिहाज से ये है कि उनको आप कायल करें ऐसे गुमराह लोगों को कि उनका मुस्तकबिल और उनकी कामयाबी पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कामयाबी से जुड़ी हुई है, ना कि इसको हार्म करने में है। जब उनकी लीडरशिप ये इस पे कायल हो जाती है तो एक बड़े मशहूर चीनी स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उनके अल्फाज में उन्होंने कहा है विनिंग विदाउट फाइटिंग। तो हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं लड़े बगैर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें हमारी सियासी क़यादत किस तरह किरदार अदा कर सकती है ये हम जानते हैं। फराज शाह साहिबा तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहिबा, सर्टनली हमारे इंटेलिजेंस इदारों की, हमारी फोर्सेस की एक अनप्रेसिडेंटेड ये कामयाबी है और साथ में ये भी बात करना कि इस्लाह का मौका दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में वो बलोच भाई बहन जो नाराज़ हैं, जिन्हें शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें दूर करने की बातें बहुत अरसे से होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इट इज़ हाई टाइम कि अब वाकई कुछ किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ चंद सेकंड्स आप देंगे कि कल 25 मई है और हम यौम तकरीम शोहदा जो है उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। कल का दिन उनसे मंसूब किया गया है और ये जितने भी हज़ारों शोहदा हैं हम इन्हें सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस वतन अजीज़ को कायम रखा और ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। और मैं कहती हूँ कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। और अब हम आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। देखें, जब हमारी चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंडो ने हल्फ उठाया था और उसके फौरन बाद सिक्योरिटी इश्यूज पे मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि जो नाराज हमारे लोग हैं ये भी हमारे अपने लोग हैं और इनको निगोसिएशन के जरिए जो है वो मसाइल को हल करना चाहिए। और इन्हें भी हम दावत देते हैं कि ये कौमी धारे में आए
और अपने जितने भी मसाइल हैं, जितने हकूक हैं, वो असले के जोर पर नहीं, जमहूरियत की राह पर चलते हुए, आइन में रहते हुए अपने हकूक की जंग लड़ें। और आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होंगी और कि उसमें भी मैंने हमेशा यही दावत दी है इन सब लोगों को। और ये बड़ी मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके से गुलजार शंबे ने अपनी गिरफ्तारी दी और आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा और उन्हें बड़े मैं कहती हूँ कि वेलकम किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और ISI को मैं यहाँ सल्यूट करती हूँ कि उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें जो किरदार है। और आप देखें कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? इकोनॉमी का मसला है। और इसी मसले को हमने मद्देनजर रखते हुए अब आप देखें कि बड़ी खुशखबरी थी, वज़ीर आज़म भी यहाँ पर आए हुए थे, जो बॉर्डर ट्रेड मार्केट का इफ्तिताह किया गया। और इसी तरीके से देखिए रोजगार के बहुत सारे मसाइल हैं, इकोनॉमी का ही मसला है कि हालात खराब होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और हम बाकी नाराज अपने भाइयों को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि वो आए, हमारे साथ शामिल हों और हम सब मिल के बलूचिस्तान के मसाइल हल करें। जी, हम सब मिल के बलूचिस्तान के मसाइल हल करें। अली साहब, मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, कामयाब ऑपरेशंस होते हैं, और फिर सर्टनली उन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश करना कि जब हम इन्हें खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बाकी लोग भी आएँ, ये वाकई असर रखते हैं दीगर लोगों पे जो इसी तरह की इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हों? अहम कामयाबी 3 एतबार से है। पहली बात ये कि आपके तवज्जुह से मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस का काम जो होता है ना, हमारे बहुत से अनसंग हीरोज होते हैं जो कि खामोशी से और बहुत इस्तकामत से खतरात में रहते हुए ये काम कर रहे होते हैं, अपनी जानों को हथेली पे रख के। और दूसरी बात यह है कि बहुत दफ़ा आम लोग ये समझते हैं कि दहशतगर्दों को पकड़ना उनका काम है। असल में दहशत उससे भी बड़ी तस्वीराती और स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट ये है कि दहशतगर्दों की सोच और उनके नफरत को मोहब्बत में बदल दिया जाए, उनको पाकिस्तान से कमिट कर दिया जाए। जब उनकी सोच और उनका मिजाज बदल जाएगा, जब उनके ऑब्जेक्टिव्स बदल जाएंगे, तो उनके अहदाफ बदल जाएंगे, तो उनको देख के उनका रैंक एंड फाइल, उनके फॉलोअर्स और वो लोग जो उनको देख के मिसगाइड होते हैं, उनके ऊपर भी इसका एक मुस्बत असर पड़ेगा। और ये एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी इसलिए है कि हम एक बड़े नुकसान से, जो हमारे घर में आग लगा के, भाइयों को लड़ा के हमारे दुश्मन हमारे घर को तबाह करना चाहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारे दोस्तों को भी हमसे मुतनफ़र करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम की ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी नाकामी है उनके अज़ाइम की और हमारे इरादों की बड़ी कामयाबी है। और हम यही कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका सईद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, और फरा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। ये कहेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है, ये दिस इज़ वन ऑफ बहुत मुश्किल ये ऑपरेशन था, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसे हैंडल किया गया। और बाकी तमाम लोग जो बलूचिस्तान में पहाड़ों पर बैठे हैं, नाराज़ हैं, वो इस मामले को देखते हुए अपनी इस्लाह करें और कौमी धारे में वापस आएँ, क्योंकि यकीनन यही वाहिद हल है। ये कंपेल भी करेगा उनको सोचने के लिए। यू नो देयर इज़ नो अदर वे आउट। यही हल है बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने का, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने का। सो यस, अच्छा जी, इसी नोट पे हम आपसे इजाज़त लेंगे। बिल्कुल, हैव अ ग्रेट डे।